बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट के एक और इंटरेस्टिंग प्रोग्राम के साथ हम आपको अपने यूट्यूब चैनल फोर्थ अंपायर पर खुश आमदीद कहते हैं। इससे पहले कि आज हम अपने मेहमान की तरफ बढ़ें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मजीद इस तरह की वीडियोस और इंटरव्यूज आप तक पहुंच सके। आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं पाकिस्तान डोमेस्टिक का एक अहम नाम, जिन्होंने तकरीबन 80 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले। हमारे साथ आज मौजूद हैं पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का अहम नाम तारिक हारून। आज हम उनसे बहुत सी बातें करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान डोमेस्टिक में जो तब्दीलियां आई हैं उसकी वजह से खिलाड़ियों पर क्या असरात हुए हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने मेहमान की तरफ। अस्सलाम वालेकुम तारिक हारून, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं फयाज भाई? ठीक है। आप पाकिस्तान के डोमेस्टिक में एक अहम नाम समझा जाते हैं और आपने तकरीबन 80 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले, जिसमें 240 विकेटें आपकी, इसके अलावा 2817 रन भी आपने स्कोर किए। लेकिन जब से ये डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर चेंज हुआ है तो खिलाड़ियों की जिंदगी पर क्या असरात पड़े हैं? जी हाँ, देखें, जब भी कोई तब्दीली आती है तो उसके जहाँ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं उसके साथ नेगेटिव भी उसके साथ लगा हुआ ही होता है, क्योंकि तब्दीली लाना आसान नहीं होता। उसमें जब आप पूरे के पूरा स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं तो जो सालों से दहाइयों से एक सिस्टम चला आ रहा होता है और जनरेशन्स उसके साथ ग्रो कर रही होती हैं, उसको उसके हिसाब से अपने लाइफस्टाइल को, अपने जो टारगेट है उसको सेट करती है और उसी तरह से वो अप्रोच करती है। तो वो सारा एकदम से जब बदलता है तो बहुत सारी जो है वो मसाइल और मुसीबतें आ सकती थी, और जैसा कि आई भी हैं। और चूँकि ये एक चैलेंजिंग डिसीजन था, मैं समझता हूँ, और जिससे ज़ाहिर है वो तो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में लिया गया था, जो कि क्वालिटी क्रिकेट कराने के उस आइडिया को लेकर आए थे प्राइम मिनिस्टर भी और साथ में हमारे पीसीबी भी। तो लेकिन ज़ाहिर है, जो कि तकरीबन 60-70 सालों से जो एक स्ट्रक्चर चलता चला आ रहा था, एक सिस्टम था, तो वो एक यकायक जब तब्दील हुआ तो ज़ाहिर है उसकी जो मुज़र असरात हैं वो तो बहुत से लोगों पर आने थे, जो कि आए भी हैं। लेकिन आपको मालूम है, एज ए स्पोर्ट्समैन काफ़ी मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, तो लोगों ने सर्वाइव किया है। और जाहिर है वो कुर्बानी तो देनी पड़ती है, और लोगों ने अपनी अपनी राय भी दी इसमें कि स्ट्रक्चर चेंज होना कोई ऐसी बात नहीं थी, और ये अच्छा है स्ट्रक्चर जो चेंज हुआ है। इसका सिस्टम जो आ रहा है वो सिस्टम बहुत ही परफेक्ट है, बहुत ही पॉजिटिव है, जिसमें जो कहते हैं कि सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो थ्रू प्रॉपर चैनल, क्लब क्रिकेट वाया, फिर एसोसिएशन, फिर उसके बाद रीजन रीजन एंड उसके बाद देन इंटरनेशनल क्रिकेट हो या पीएसएल, तो बहुत ही अच्छा एक सिस्टम मुतारिफ हुआ है। लेकिन चूंकि वो जो टीम्स थी, जो नंबर ऑफ टीम्स थी, वो जो कि बहुत महदूद हुई, उसकी वजह से जो बहुत सी टीमें बंद हुई, डिपार्टमेंट्स बंद हुए हैं, तो उसकी वजह से जो थोड़ी सी लाइफ डिफ़िकल्टीज़ आई हैं लाइफ में क्रिकेटर्स की, तो वो ज़रूर आई हैं। और उम्मीद करते हैं कि आगे चल के कुछ बेहतरी होगी, टीम्स भी बढ़ेंगी। और आपको पता है ज़रूरत जिस बात की होती है, फिर जो लोग होते हैं उसके ज़िम्मेदारान, तो वो ज़रूर उस हिसाब से सोचते भी हैं। तो अभी 1-2 साल ही हुए हैं इस सिस्टम को चेंज हुए, तो जैसे-जैसे जो ज़रूरत आएगी, मैं उम्मीद करता हूँ कि उसी तरह से पीसीबी या प्राइम मिनिस्टर भी डिसीजन लेते चले जाएँगे। और वाक़ई और बहुत मुश्किल डिसीजन था जो कि ले लिया गया हुआ, और 2 साल भी गुज़र गए और इंशाल्लाह उम्मीद है बेहतरी आने की, और जो कि बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गई है इंशाल्लाह। ये बताइएगा कि एक खबर हम लोगों के नजर से गुजरी कि तारिक हारून ने दोबारा से टेप बॉल खेलना शुरू कर दी। तो इसकी क्या हकीकत क्या है कि क्या आप इतने मायूस हो गए कि अब हार्ड बॉल छोड़ के तो दोबारा टेप बॉल वाली साइड पे आ गए हैं? नहीं, मायूसी तो खैर नहीं, कभी नहीं हुई। और ज़ाहिर, हाँ, टेप बॉल की तरफ गया था कुछ अरसे, क्योंकि क्रिकेट भी महदूद हो गई थी, उसके बाद कोविड आ गया था। तो इस दौरान जो एक आध सीज़न था, फिर मैं फ्री था बिल्कुल, तो
जो मेरे टेप बॉल के साथी थे, टेप बॉल क्रिकेट के, तो उन्होंने अप्रोच किया कि आप फ्री हैं तो आप हमारे साथ आ जाया करें। तो फिर ये वो ज़ाहिर है अपने आप को कहीं न कहीं अपना एनर्जी को और अपने जो पैशन है, एग्रेशन है, उसको कहीं तो निकालना था। तो वहाँ जाकर जब मौका लगता था, वहाँ जाकर उनके साथ मैचेस खेल लेता था। तो लेकिन ज़ाहिर है अब वो टेप बॉल की ना तो वो उम्र रही है और ना ही इतनी अब वो टेप बॉल में वो उस तरह की प्रोफेशनलिज्म थोड़ा-सा तब्दील हो गया टेप बॉल का भी। और अब यंग लड़के आ गए हैं, बहुत अच्छा टैलेंट आ गया है, तो उन्हीं की क्रिकेट है। हम तो अब ज़ाहिर है कोचिंग में आ गए हैं, तो फिर वापस तो अपनी इसी रियल क्रिकेट में ही आना था। तो जी हाँ, मायूस नहीं हुआ था, लेकिन ये कि अपना टाइम को अपने पॉजिटिव एनर्जी अपनी जो है ना पॉजिटिव सरगर्मियों में रखी। जब आमिर टीम में लाए गए एसएसजीसी की, तो उस वक़्त दीगर खिलाड़ियों का क्या रद्द-ए-अमल क्या था? बिल्कुल मिला-जुला सा रद्द-ए-अमल था। बहुत से प्लेयर्स ये भी कह रहे थे कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टोरीज़ का तो जो रियल स्टोरी है उसका तो सबको पता नहीं होता, वही मालूम होता है जो कि हैपन हो जाता है हादसाती तौर पर। तो बहरहाल लेकिन चूँकि उनमें पैशन था, वो कमबैक करना चाहते थे और उनको उनकी छोटी उम्र में एक गलती हो गई थी उनसे, जिसकी वो सज़ा भी पा चुके थे। तो इसकी इन हकीकतों को मद्देनज़र रखते हुए फिर तमाम प्लेयर्स ने जो है मैनेजमेंट ने प्लेयर्स से बात की और फिर सबने ही तकरीबन उसको इस डिसीजन को जो है वो बैक किया कि ठीक है, एक मौका देना चाहिए, गलती इंसान से होती है ज़िंदगी में। और अगर गलती हुई है दानिस्ता तौर पे या गैर दानिस्ता तौर पे जैसे भी हुई है, लेकिन अगर उसको सुधारने का मौका दिया है, पीसीबी ने दिया है, तो फिर हमें भी बढ़ चढ़ के जो है वो उसे वेलकम करना चाहिए। तो फिर हमने सबने उसे वेलकम किया और उसके बाद जो है उनका कमबैक भी हुआ। अच्छा, ये बताइएगा कि आपकी पर्सनल जो व्यूज़ हैं वो क्या हैं कि अगर कोई खिलाड़ी मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व होता है, तो क्या उसको दोबारा पाकिस्तान की टीम में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? देखिए ये तो जो लॉज़ हैं, जो आईसीसी के लॉज़ हैं और पीसीबी के जो लॉज़ हैं, वो तो ये वो वही बनाते हैं और वही डिसाइड करते हैं। वो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की आपको मालूम है कि वो सज़ाएँ उन्होंने पनिशमेंट रखी हुई हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की फिक्सिंग होती है। आपको पता है क्रिकेट में सुनने में आता है कि स्पॉट फिक्सिंग भी होती है और मैच फिक्सिंग भी होती है। तो पॉलिसी लाने वाले हैं वो उन्हीं के हाथ में है, लेकिन मेजॉरिटी लोग जो है वो इस मामले पर ख़ास तौर पे, क्योंकि एक हमारी कौम का इससे दिल लगाव है इस खेल से, क्रिकेट से, तो कौम जज़्बाती है इस मामले में। तो कुल्ली तौर पे तकरीबन पूरी कौम का यही मौक़िफ़ होता है कि ऐसा करने पे सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए, जबकि सारी अवेयरनेस होती है लोगों को। लेकिन चूँकि हम जानते हैं कि बहुत सारे प्लेयर्स जो है वो ट्रैप्ड हो जाते हैं, उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं भी होता, लेकिन वो गैर इरादी तौर पर वो ट्रैप होकर किसी तरह फँस जाते हैं और उसके भी मामलात हो जाते हैं। तो ख़्याल है वो अगर जानते-बूझते हुए कुछ ऐसा अमल करता है तो फिर उसे हरगिज़ जो है वो दोबारा मौका नहीं देना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर गलती गैर दानिस्ता तौर पे हुई है या वो ट्रैप हुआ है, इसके अगर शवाहिद मिल जाते हैं, तो फिर गलती की गुंजाइश, उसकी जो है ना इस्लाह की गुंजाइश होनी चाहिए, तो मौका ज़रूर मिलना चाहिए। अच्छा, अतीकुज़्ज़मान जो हैं वो एसएसजीसी के हेड कोच रहे, उनके बारे में थोड़ा बताइएगा कि उनका एसएसजीसी की टीम को आगे लेकर जाने में क्या किरदार क्या रहा? जी, बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा, बहुत ही ज़्यादा उनका किरदार था, क्योंकि हम जब तक अतीकुज़्ज़मा पहले एज़ अ प्लेयर खेलते रहे, लेकिन वो फिर इंग्लैंड में जो है वो सेटल हो गए थे, वहीं पे उन्होंने नेशनैलिटी भी ले ली थी। तो फिर वहाँ लेकिन उन्होंने जो एजुकेशन हासिल की क्रिकेट की, ख़ास तौर पे कोचिंग कोर्सेज़ किए थे, और वो फिर वो जो एक डेवलपमेंट और एक एडवांस आइडियाज़ जो अपने अपने एजुकेशन के थ्रू लेकर आए, वापस जब आए एसएसजीसी में एज़ अ कोच, तो फिर बहुत ही ज़्यादा तब्दीली आई। तो मैं समझता हूँ कि उनका बहुत ज़्यादा किरदार है, उनकी एफर्ट्स का, उनकी एजुकेशन का। फिर उनके आने के बाद ही जो है एसएसजीसी एक ग्रेड 2 डिपार्टमेंट में जा चुका था। उस वक़्त ग्रेड 2 से ग्रेड 1 में आया, फिर ग्रेड 1 में फ़तूहात हासिल करना शुरू की। फिर हमारी टीम में जो है वो प्लेयर्स इंडक्ट होना शुरू हुए, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स थे, जो करंट प्लेयर्स थे, उनका भी रुख जो है वो इस तरफ
हुआ और उसमें भी बहुत अहम किरदार रहा थी तो उनकी मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है उनका SSGC की प्रोग्रेस के हवाले से। जो SSGC ने जितनी भी प्रोग्रेशन की है, जितनी भी तरक्की की है प्लेयर्स ने, तो बहुत ज़्यादा। अच्छा, पाकिस्तान सुपर लीग में जो कराची किंग्स की इस दफा परफॉर्मेंस है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे जो अहम होता है, मैं एज ए क्रिकेटर मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि जो भी आपकी परफॉर्मेंस ग्राउंड के अंदर होती है, उसकी जो रीजन होती है उसकी अच्छी या बुरी परफॉर्मेंस, जो भी आपकी ग्राउंड में हो, उसका रीजन आपका डगआउट होता है या आपका एनवायरनमेंट, वो एनवायरनमेंट होता है जो कि आपका ग्राउंड से बाहर होता है टीम का। तो खराबी वही होती है। अब उसका तो मुझे नहीं मालूम कि क्या मामला हो सकते हैं उनके, जिसकी वजह से कॉजेज, मैं कहूँगा कॉजेज वहाँ है ग्राउंड के बाहर। ग्राउंड में तो जब प्लेयर उतर जाता है एक मरतबा, तो वो कभी नहीं चाहता कि मैं परफॉर्म ना करूं, या टीम कभी भी नहीं ऐसा परफॉर्म करना चाहती या कोशिश करती हो कि वो जो है वो लूज कर जाए। लेकिन कोशिशें सबकी होती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि कहीं ग्राउंड बाहर जो प्लानिंग है और जो एनवायरनमेंट है, जो जो टीम है, टीम का एक यूनिटी है, वो मैं समझता हूँ थोड़ा सा मिसिंग है। और थोड़ा सा कॉम्बिनेशन भी थोड़ा सा मिसिंग नजर आ रहा है, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी, तो जिसकी वजह से स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं समझता हूँ। सही। और कोयटा ग्लैडिएटर्स को क्या देखते हैं कि कोयटा ग्लैडिएटर्स तो पाकिस्तान सुपर लीग के छठे सीजन से बाहर हो चुके हैं, तो उनके हारने की क्या वजह? देखिए, इसका मैं समझता हूँ, एक तो जो पहला पार्ट था PSL का, वो पाकिस्तान में था। तो पाकिस्तान में जो मैचेस हुए उसमें जो कोयटा ग्लैडिएटर्स की जो बॉलिंग थी वो सही मानों में रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। लेकिन साथ में मैं ये भी कहूँगा कि थोड़ा सा कहीं कहीं किसी गोशे में मैं ये कहूँगा कि सरफराज थोड़ा सा मुझे हाइपर नजर आए हैं। जो मैचेस इन्होंने पाकिस्तान में खेले हैं एज ए लीडर जो है वो थोड़ा सा, मैं कहूँगा कि थोड़ा सा हाइपर, और या जो भी वजूहात होंगी उनकी पर्सनल होंगी, मैं समझ सकता हूँ, आप भी समझ सकते हैं। जो कि इतना बड़ा कप्तान पाकिस्तान का और इतनी फतूहात दिलाकर फिर जिस तरह से उन पर ये दौर आता है, एकदम से काया पलटती है, तो एक इंसान है, मैं भी समझ सकता हूँ कि उनकी प्रॉब्लम्स होंगी, मेंटली भी अपसेट होंगे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, तो जिससे मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा सरफराज भी डिस्टर्ब थे और उसके अलावा उनकी बॉलिंग भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। लेकिन उसके बाद सडनली, पहले ही वो बहुत ज़्यादा बॉटम पे थे, जब दुबई अबू धाबी में शिफ्ट हुआ है तो फिर उसकी ये जो गैप आने के बाद जो उनके प्लेयर्स हैं, खासतौर पे 3-4 प्लेयर्स जिसमें ऑलराउंडर्स भी थे, और जैसे अनवर अली हैं, वो कोविड उनका पॉजिटिव आ गया था थोड़े अरसे के लिए, तो वो टीम से बाहर हुए। फिर वो ऑस्ट्रेलियन उनके ऑलराउंडर थे, वो टीम को ज्वाइन ना कर सके। वॉटसन जो थे वो टीम को ज्वाइन कर सके। सबसे बढ़कर जो मेंटोर थे उनके होने से डग आउट का, मैं कहूँ, जैसे मैं कहता हूँ कि सारा माहौल आपका जीत हार का जो है वो डग आउट पे डिपेंड करता है या ड्रेसिंग रूम पर। तो बहुत सारे एलिमेंट हैं, तो सिर्फ किसी एक को या प्लेयर्स को ब्लेम करना भी मुनासिब नहीं होगा। बहुत सारी एलिमेंट्स जो है वो उनकी इस दफा की परफॉर्मेंस पे जो है वो असरअंदाज हुए हैं। अच्छा, आपने सरफराज की बात की, तो आपके ख्याल में क्या सरफराज के साथ जो अभी का रवैया वो ऐसा है कि उसमें उनकी तहजीक है क्या, कि अगर सरफराज को टीम में शामिल नहीं किया जाना तो उससे एज ए साबिक कैप्टन जो है उसे आप टीम के साथ ना लेकर जाएं, बजाय इसके कि आप पूरे टूर में उससे साथ बेंच पर बैठाते हैं लेकिन उससे प्लेइंग 11 में शामिल नहीं रखते? तो क्या इस वजह से भी सरफराज जो है वो ज़हनी तनाव का शिकार है? नहीं, मैं नहीं समझता कि इस वजह से वो ज़हनी तनाव का शिकार होंगे, क्योंकि वो टीम के साथ हैं, उनका टीम में प्लेस है, मौजूद है एज ए सेकंड विकेट कीपर। चूंकि वो अब रिजवान आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं हर फॉर्मेट में। तो अगर ट्रूली बात की जाए तो रिजवान मौका ही नहीं दे रहे कि जहां पर वो सरफराज को दोबारा से कमबैक का मौका मिले या कहीं पर। लेकिन जाहिर है, सरफराज जैसा एक्सपीरियंस और इतना इतना कैप्टन रहा हो, लीड किया हो तीनों फॉर्मेट में टीम को, तो उसका होना ही बहुत अच्छी बात है किसी भी टीम में। और जहां तक मैं समझता हूँ कि तज़हीक, लेकिन तज़हीक की कोई बात नहीं होती इसमें। देखिए, उतार चढ़ाव आता है जिंदगी में, जिंदगी का हिस्सा है।
तो इंसान को उस हिसाब से अपने अमल को जो है वो जारी रखना चाहिए। और मैं समझता हूँ सरफराज भी मेरे ख्याल में उसी तरह से टीम में नज़र आते हैं, हँसते मुस्कुराते हैं, अपनी जो भी उन्हें जॉब मिलती है एज़ अ प्लेयर वो सरअंजाम देते हैं। लेकिन ये हम लोग ही होते हैं जो यहाँ पर बैठकर फ़ौरन वो तज़हीक का एलिमेंट ले आते हैं। तज़हीक की मैं नहीं जी समझता ऐसी कोई बात है। एज़ अ प्लेयर टीम मैन होना टीम के लिए सबसे पहले टीम है, पाकिस्तान का नाम है, उसके लिए अगर किसी के जूते भी उठाने पड़े या किसी के मोज़े भी उठाने पड़े, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, वो मदद ही होती है टीम की कामयाबी के लिए। और ये हर प्लेयर का फ़र्ज़ है, अगर वो ना करें तो किसी और ने तो करना ही है। तो रिस्पेक्ट तो सबकी जी एक जैसी बिल्कुल, होती है। ऑब्वियसली ऑब्वियसली मैं एक्चुअली ये क्वेश्चन इसलिए आपसे पूछा क्योंकि हमारे बहुत से देखने वाले ये कहते हैं कि शायद एक जो साबिक कप्तान है उसके साथ हिस्सा का रवैया नहीं रखना चाहिए। हालांकि वो इस चीज को नहीं समझते कि ये भी इनकी जॉब है। अगर वो टीम के साथ हैं तो बेशक वो प्लेइंग 11 में है या नहीं है, वो टीम का हिस्सा लाजमी है। जी अच्छा, बिल्कुल, ये जी बिल्कुल। बताइएगा कि आपके ख्याल में अभी वर्ल्ड T20 के लिए पाकिस्तान की टीम में क्या शोएब मलिक की जगह बनती है? अ, देखिए अगर एक एक्सपीरियंस और करंट परफॉर्मेंस को देखा जाए, फिटनेस को देखा जाए तो बिल्कुल जगह बनती है। और वो अभी करंटली भी परफॉर्म कर रहे हैं और फिटनेस भी उनकी बहुत उम्दा है। और जितना एक्सपीरियंस है उनको, और फिर वो बॉलिंग भी कर लेते हैं, फील्डर बहुत अच्छे हैं, बैटिंग में वो वन मैन शो साबित हो सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनकी जगह बनती है, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा T20 में एक्सपीरियंस अब रहा नहीं है हमारे पास। नए प्लेयर्स हैं ज़रूर, सही। तो लेकिन ये कि होना चाहिए मेरे ख्याल में। आसिफ अली और इफ्तिखार अहमद की पाकिस्तान सुपर लीग की परफॉर्मेंस की बेस पर क्या उन्हें वर्ल्ड T20 में लेकर जाना चाहिए, या ये अब बहुत हो गया कि आसिफ अली और इफ्तिखार को बहुत चांसेस मिल गए इंटरनेशनल लेवल पर? हाँ, देखिए जो करंट परफॉर्मेंस है वो हमेशा उसको उसको काउंट होना चाहिए। करंटली जो देखना चाहिए कि करंटली कौन परफॉर्म कर रहा है, किसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, और उसको मजीद अगर टीम में आप पिक करते हैं तो इससे उनका मोराल और ज़्यादा हाई होता है। तो आसिफ अली हो या इफ्तिखार हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो करंटली परफॉर्म कर रहे हैं, वो इस फॉर्मेट में अपना वो फॉर्म शो कर रहे हैं, अपना फिटनेस और अपना कॉन्फिडेंस शो करते हैं, तो हुएवर कोई भी हो, उन्हें ज़रूर पिक करना चाहिए, जिससे पाकिस्तान टीम को फ़ायदा हो। क्या मोहम्मद आमिर की टीम में जगह बनती है? देखिए जगह तो उनकी फिर मैं कहूँगा कि एज़ एन एक्सपीरियंस होल्डर, और जितना जितने वो वैरायटी है उनके पास, और कम वो मार खाते हैं, हम और आप जानते हैं। तो उनको टीम में होना चाहिए। लेकिन करंट परफॉर्मेंस, फिर मैं कहूँगा करंट परफॉर्मेंस उनकी, चूँकि एक ये 5-6 महीने का कोविड का भी एक पीरियड है, तो आप समझ सकते हैं कि बॉलर, फास्ट बॉलर खासतौर पे अगर उनकी मैच प्रैक्टिस ना हो इतनी ज़्यादा, तो उन्हें रिदम में आने में टाइम लग जाता है बाज़ औक़ात। तो थोड़ा-सा लक का भी एलिमेंट है कि विकेट्स का मिलना ना मिलना, ये थोड़ा-सा लकी भी होते हैं, लकी भी होते हैं प्लेयर्स। तो अभी करंटली उनकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है, मैं ये कहूँगा, जो जिस जिस लेवल के वो बॉलर हैं। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि अभी जो बकिया मैचेस हैं इनके, तो इनका मैच चाहिए होगा इनको रिदम और फॉर्म में वापस आने के लिए। अगर वो भी परफॉर्म करते हैं 1-2 मैचेस में, और मैचेस में अगर वो परफॉर्म करते हैं और अपनी फॉर्म को, फिटनेस को वापस लेकर आते हैं, तो क्यों नहीं, अगर वो भी उसमें होना चाहिए उनकी नज़र में सेलेक्टर्स की। सही। अच्छा, आपका जो लाइफ का कोई ऐसा वाकया जिसको भूल ना सकते हो आप? वाकया क्रिकेट से रिलेटेड या ऐसी आम? जी बिल्कुल। नहीं नहीं, जो आप हम लोगों से शेयर कर सकते हैं। क्रिकेट का ही एक ऐसा वाकया मैं आपको बताता हूँ, जिसमें एक मौज़ाना तौर पे एक चीज़ हुई थी। हमारा एक फाइनल था फर्स्ट क्लास का, 5 रोज़ा, गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर में, कराची वर्सेस सियालकोट। तो फर्स्ट डे हमारी जो है वो हमने बॉलिंग की थी। तो मैंने 6 या 7 ओवर का स्पेल किया, तो उसमें मेरा अडक्टर मसल जो है वो बुरी तरह इंजर्ड हुआ। तो फिर उसके बाद मैं बाहर चला गया, तो मेरी टेपिंग वगैरह, पट्टी-वट्टी हुई, तो फिर मैंने आके बॉल करने की कोशिश की, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ हुई।
तो बहरहाल फिर वो दिन गुजरते गए। हमने सेकंड इनिंग में हमने फर्स्ट इनिंग की लीड ले ली, फिर उन्हें सेकंड इनिंग में हमने आउट, 5 आउट थे तो चौथा रोज था खेल का। तो मैं चूंकि बहुत मेरी एंकल से लेकर मेरी शोल्डर तक जो है मैं पट्टियों में लिपटा हुआ था और फिर लंगड़ा के चल रहा था। लेकिन चौथे दिन की सुबह की एक प्लानिंग ऐसी हुई कि 2-3 ओवर आप करके देखो। मुझसे कहा गया, कोच आजम खान ने, खुर्रम मंजूर कैप्टन थे हमारे, तो आप 2-3 ओवर अगर करके देखो, आपका रिवर्स स्विंग अच्छा हो रहा है तो आप करके देखो अनवर अली के साथ, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम दूसरा बॉलर लगाएंगे। अब जब मैं बॉल करने गया हूँ और मैं बॉल जब कर रहा हूँ तो मैं अपने आप में ऐसा मुझे फील हो रहा है कि मैं लंगड़ा रहा हूँ और टीवी का मैच है, लाइव मैच है, पता नहीं लोग क्या देख रहे होंगे, क्या समझ रहे होंगे। तो वो स्क्रीन एक ग्राउंड में चल रही होती है लाइव, लेकिन सडनली जब स्क्रीन में अपने आप तो मैं वहां नहीं लग रहा, जबकि मैं खुद जब मैं चल रहा हूँ मुझे फील हो रहा है कि मैं लंगड़ा के चल रहा हूँ, मुझे बहुत पेन हो रहा है टांग में, लेकिन मैं स्क्रीन पे देखता हूँ तो मैं नहीं लंगड़ा रहा। और उसके बाद मैंने इत्तेफाकन फिर मैंने 5 आउट भी कर दिए, वो स्पेल भी मेरा लग गया उसी हालत में। देखिए वो कोई एडिटिंग तो नहीं की हुई थी ब्रॉडकास्टर्स ने? वो फिर वही ऐसी एक मौजूदा सा था। मैं जब बाहर आया तो मैंने आकर ये बात शेयर की है, कोच आजम खान थे हमारे टेस्ट क्रिकेटर, तो मैंने कहा आजम भाई मैं तो लंगड़ा रहा, तो वो कहते कि भाई हमारा यहाँ पर हंस हंस के बुरा हाल हो गया। अब ये बात तो हुई थी, लोगों को पता नहीं थी कि मैं एंकल से लेकर शोल्डर तक मेरा राइट साइड बॉलिंग साइड वो पूरा मम्मी बना हुआ था और मुझे सब मम्मी मम्मी करके और कहने लगे। यहाँ पर कमेंटेटर जब आप आउट करते थे तो कमेंटेटर कहते थे क्या फिटनेस का लेवल है इनका, क्या इनकी जो है ना वो फिटनेस है, वो अपनी फिटनेस पे इतने लंबे लंबे स्पेल कर रहे हैं। तो वो एक बहुत ही यादगार वाकया है जिसमें न सिर्फ कि मैं इंजर्ड था और मैं वो इंजर्ड दिख भी नहीं रहा था, ना ही कमेंटेटर्स को स्क्रीन पर भी, और फिर मैंने 5 आउट भी किए सेकंड इनिंग में। तो वो बहुत ही यादगार लम्हा था जिंदगी का। सही। अच्छा तारिक हारून, ये बताइएगा कि आपके ख्याल में इस दफा पाकिस्तान सुपर लीग का टाइटल कौन सी टीम जीतेगी? देखिए थोड़ा सा मुश्किल है अभी ऐसा कोई प्रेडिक्ट करना, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंसेस इस्लामाबाद यूनाइटेड ने देना शुरू की है, जैसे 2 मैच वो इस तरह से जीते हैं कि जो कि नाकाबिल यकीन थे, तो ये जो मोमेंटम है, ये जो एक टीम एफर्ट है, जो टीम का जेल होना, जहां पर टीम्स जो है वो बाउंड होती हैं और फिर उन्हें किस तरह जीतते हैं, वो जीतना आ जाता है हारे हुए मैचेस। तो मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो टाइटल विन करने की पोजीशन में बहुत ज़्यादा है। वो कि लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन उनकी बैटिंग रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, लेकिन इस्लामाबाद को मैं कहूँगा कि वो फेवरेट होती चली जा रही है। सही। अच्छा, हमारे जो नए यंगस्टर लड़के आना चाहते हैं क्रिकेट की गेम की तरफ, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ जी ज़रूर, बिल्कुल। जो भी क्रिकेट खेलने के लिए घर से निकलते हैं, क्रिकेटर बनना चाहते हैं, स्टार बनना चाहते हैं, उनको कौम के लिए, अपने ख़ानदानों के लिए, तो उनको मेरी यही सजेशन है कि सेल्फ बिलीफ, सेल्फ डिफेंस जो अपना अंदर का है वो ही निकाल के बाहर आपको एक प्लेयर बनाता है। और डिपेंडेबल जब हो जाता है प्लेयर या किसी के इन्फ्लुएंस में आकर खेलता है, तो वो फिर उस तरह से वो अपना नाम नहीं कर सकता कि वो एक अलग ब्रांड बनकर जो है वो दुनिया में अपना नाम रोशन करे और एक नया नाम, एक नया सितारा बने, और डिपेंडेबल ना हो किसी भी आउटसाइड, जो उनके अंदर की बॉडी, हार्ट एंड बॉडी, माइंड एंड सोल, इसके बाहर की जो चीजें हैं उन पर डिपेंड ना करें। अपने अंदर से जो उसके अंदर जो कुदरती वसाइल मौजूद हैं उनको बरूए कार लाकर वो शाहकार बने, वो ऐसा सुपरस्टार बने कि वो पूरी दुनिया में नाम रोशन करे। ये लेवल होना चाहिए, ये अप्रोच होनी चाहिए, तो तभी जाकर जो है वो एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर प्रोड्यूस हो सकेगा। और मैं समझता हूँ कि ये सलाहियत अल्लाह ताला की तरफ से हर इंसान को होती है कि वो जो चाहे वो कर सके, और वो अपनी मेहनत से, अपनी कोशिश से और अल्लाह ताला की मदद से जो है वो हर मकाम को पा सकता है। थैंक यू सो मच तारिक हारून के आपने अपना इतना कीमती टाइम दिया और आज हमसे खुलकर बात की, और अपने डिपार्टमेंट SSGC के बारे में और इसके अलावा मोहम्मद आमिर के बारे में और भी बहुत सी बातें। और इंशाल्लाह ताला अगर जिंदगी ने वफा की तो मैं आपको दोबारा ज़हमत जरूर दूंगा। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।